हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी। आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक पार्ट 3 है ये। पार्ट 2 एंड 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 था मोशंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी में जो भी गति होती है उस बारे में जानकारी दी गई थी। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं, जो चीज़ें पूछी जाती हैं उस हिसाब से। तो पहला पॉइंट है, पृथ्वी देखो दो तरीके से घूमती है। पहला क्या है, रोटेशन, और दूसरा क्या है, रिवोल्यूशन। रोटेशन मतलब क्या, घूर्णन। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है, अब इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो ये है पृथ्वी का कक्ष, ठीक है। ये कोई ऐसी लाइन बनी नहीं है, ये उसका रास्ता है। हमने इसको देखने पे मिलता है कि इस सर्कल में घूमती है पृथ्वी, ठीक है, इस वृत्त में घूमती है। तो ये है पृथ्वी का कक्ष, ऑर्बिट है। तो अगर इस ऑर्बिट पर मैं ये लंब डालूं, अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूं, तो हम देखते हैं कि ये उसके 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री पर वो ऐसी झुकी हुई है, झुक कर वो घूम रही है। ठीक है, कैसे घूम रही है, कुछ इस प्रकार घूम रही है। तो इसी को हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है, ये उसका क्या है, अक्ष है, ये उसका क्या है, एक्सिस है। इस एक्सिस पे वो घूम रही है, तो इसी को कहते हैं रोटेशन। और इसमें कितना समय लगता है, टाइम कितना लगता है, 24 आवर्स लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। और इस 24 घंटे को हम कहते हैं अर्थ डे। ठीक है, जितने अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग डे हो सकते हैं, उनको घूमने का समय अपने अक्ष पर अलग अलग लग सकता है। तो ये पृथ्वी उतने समय में 24 घंटे में घूम रही है, इसीलिए उसे कहते हैं हम अर्थ डे। और दूसरा क्या है, रिवोल्यूशन। जब पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमण करती है। जब क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही होती है, एक पाथ पर, एक कक्ष पर, तो उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, हमने जो ये कक्ष पढ़ा, तो ये किसके चारों ओर है, ये है किसके चारों ओर, सूर्य के। सूर्य बीच में है और सूर्य के चारों ओर क्या है, ये कक्ष है। पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, चक्कर लगा रही है। तो ये जो जब घूमती है इस रास्ते पर, तो उसे हम कहते हैं परिभ्रमण या फिर परिक्रमण भी कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। समय कितना लगता है, टाइम कितना लगता है इसमें, 365 और 6 घंटे। ठीक है, 365 और 6 घंटे का समय लगता है, जिसको हम 365 मानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें एक और चीज़ जानना ज़रूरी है, वो क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखते हैं क्या ये। देखो यहाँ से सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य की सनलाइट जो आ रही है, ठीक है, वो यहाँ पर पड़ रही है। तो ये लाइट यहाँ तक पड़ेगी और एक ऐसा कोई पॉइंट आएगा, ऐसा कोई बिंदु आएगा जिसके आगे क्या होगा, अंधेरा होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, रात होगा। और इस तरफ क्या होगा, दिन होगा। यहाँ पर दिन है और यहाँ पर क्या है, रात है। तो जिस पॉइंट के बाद ये होता है, तो अगर उससे हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त वृत्त या फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ऐसा सर्कल जिसके एक तरफ दिन हो और दूसरी तरफ रात हो, तो उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण होता है दिन। और ये क्वेश्चन हर बार पूछने के चांसेस होते हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फेमस टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है कि दिन और रात किस कारण से होते हैं, पृथ्वी के घूमने के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होते हैं, पृथ्वी के रोटेशन से होते हैं। ठीक है, याद रखें। तो ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसको बोलते हैं, जब उसके एक सर्कल के एक तरफ दिन हो और दूसरी तरफ रात हो, तो उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब 365 और 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को, अर्थ को सन का एक राउंड लगाने में, एक चक्कर लगाने में, रिवोल्यूशन करने में।
तो वो जो 6 घंटे है ना, 1/4 वो 6 घंटे का समय, वो 4 साल में कितना हो जाता है, 24 घंटे हो जाते हैं, एक दिन बन जाता है। तो उस एक दिन को हम किस में ऐड करते हैं, कौन से महीने में, फरवरी के माह में हम उसे ऐड कर देते हैं, और उस वर्ष को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर या फिर लीप वर्ष, जिसमें 366 दिन होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे मौसम बदलता है, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, कैसे सीजन्स चेंज होते हैं, और उसका कारण क्या होता है, ठीक है, उसका रीज़न क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखनी है इसमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, अब यहाँ पर ये जो सर्कल है वो अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, 4 अर्थ नहीं है, सबकी पोजीशंस बताई गई हैं, ठीक है। बीच में सूर्य है, सन है, और ये अर्थ अगर इस पोजीशन में हो तो क्या होता है, इस पोजीशन में हो तो क्या होता है, वो देख रहे हैं हम इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं समर सॉलिस्टिस, उत्तर अयनांत देखते हैं वो क्या होता है। तो ये मेरा अर्थ है, और ऊपर का हिस्सा क्या है, मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये टिल्टेड है ना, एक तरफ झुका हुआ है। तो ये वाला जो भाग है वो सूर्य के तरफ है, तो यहाँ पर इसी वजह से क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, समर का सीज़न हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। और ये जो मेरा साउथ पोल है, जो मेरा दक्षिण ध्रुव है, वो क्या है, सूर्य से दूर है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, शीत ऋतु होती है, या फिर विंटर का मौसम होता है, विंटर सीजन होता है। और जब सूर्य की किरणें, जब सनलाइट सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, ठीक है, कर्क रेखा पर पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं समर सॉलिस्टिस या फिर उत्तर अयनांत। किस दिन को ऐसा होता है, 21 जून को ऐसा होता है, ठीक है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य की किरणें सीधा पड़ रही हों, ठीक है, जब कर्क रेखा पर सूर्य किरण सीधी पड़ रही हो, तो उसे हम कहते हैं उत्तर अयनांत, 21 जून को पड़ता है, ठीक है। डेट कैसे याद रखना है मैं एक बार बता दूंगी आपको। अब दूसरी जो उसकी कंडीशन है, विंटर सॉलिस्टिस या फिर दक्षिण अयनांत। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये जो मेरा साउथ पोल है वो कहाँ है, वो सूर्य की तरफ है, तो इसी वजह से यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पड़ रहा है, शीत पड़ रहा है, मतलब ठंडी पड़ रही है, विंटर का सीज़न है। तो जब यहाँ पर हमने एक रेखा देखी थी, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, मकर रेखा। तो मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ रही होती हैं, तो उसे हम कहते हैं विंटर सॉलिस्टिस। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सनलाइट डायरेक्ट फॉल हो, तो उसे हम कहते हैं विंटर सॉलिस्टिस या फिर दक्षिण अयनांत। किस दिन ऐसा होता है, 22 दिसंबर के दिन, ठीक है। किस दिन होता है, 22 दिसंबर के दिन ऐसा होता है। सॉलिस्टिस में, अयनांत में क्या होता है कि बड़ा दिन होता है और रात छोटी होती है, सब दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, ठीक है, ये याद रखें। अयनांत में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। अब उसके बाद हम दूसरी स्थिति देखते हैं, हमने अयनांत अभी देखें, अब क्या है दूसरी स्थिति, विषुव या फिर इक्विनॉक्स। अब वो कब पड़ता है, तो यहाँ पर जब इस दिशा में, जब इस प्रकार जब पृथ्वी होती है, तो ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, तो किस पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, वो सीधा पड़ती हैं विषुवत वृत्त पे, इक्वेटर पे। जब सनलाइट सीधी आए, एकदम सीधी आए, तो उसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स या फिर विषुव। तो ऐसे दिन क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। ऐसे दिन पर इक्विनॉक्स जब होता है, विषुव जब होता है, तो उसे हम तब उस दिन और रात बराबर होते हैं। और किस दिन ऐसा होता है, 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर को ऐसा होता है। अब उसके बाद जो दूसरा इक्विनॉक्स पड़ता है, जो दूसरा विषुव पड़ता है, वो कब होता है, 21 मार्च को। इसमें भी क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें सीधा किस पर पड़ रही हैं, इक्वेटर पे, ठीक है, विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधा पड़ रही हैं, जिस वजह से दिन और रात एक बराबर होते हैं, ठीक है, ये याद रखें। अब इसके बाद डेट्स कैसे याद रखने हैं, यहाँ पर दिया है 22 दिसंबर
और 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर। कन्फ्यूजन हो जाता है, कैसे याद रख सकते हैं आप इसको। देखो ये दोनों तो 21 हैं, है ना, एक इक्विनॉक्स और दूसरा और समर सोलिस्टिस, दोनों 21 है, बस महीने में फ़र्क है। तो इसमें देख सकते हो आप, एक इक्विनॉक्स और दूसरे इक्विनॉक्स में 6 महीने का अंतर है, ठीक है, और एक सोलिस्टिस और दूसरे सोलिस्टिस में भी 6 महीने का अंतर है। तो अगर मैं इसको याद कर लूँ 22 दिसंबर और 23 सितंबर को, तो मैं दूसरा बता सकती हूँ। तो ये दोनों को तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों 21 तारीख ही है। तो 22 दिसंबर से 6 महीना पहले आगे कर दो तो जून आ जाता है, तो 21 जून याद कर लो उसे, और 23 सितंबर से 6 महीना आगे कर लो तो वो क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। और कौन सी तारीख, 21 तारीख, 21 याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये डेट एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। अब इससे हम क्या समझ रहे हैं इतना, कि ये जो मौसम बदलते हैं वो किस कारण बदलते हैं, रिवोल्यूशन की वजह से, पृथ्वी के परिक्रमण की कारण से मौसम बदलते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु आती है, जो शरद ऋतु आती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें किसके कारण होती हैं, रिवोल्यूशन के कारण, परिक्रमण के कारण। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋतुएं किस कारण से बदलती हैं। ये था चैप्टर 3। अब इसके बाद चैप्टर 4 देखते हैं। चैप्टर 4 था मानचित्र से संबंधित, मैप्स के बारे में लिखा था चैप्टर 4 में। तो देखते हैं मैप क्या होता है, मानचित्र किसे कहते हैं। जब हम जब हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ड्राइंग बनाते हैं अर्थ के सरफेस या फिर उसके किसी पार्ट की फ्लैट सरफेस पे, तो उसे हम कहते हैं मैप। बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, स्केल मतलब पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी की सतह या फिर उसका कोई भाग हम पैमाने की सहायता से चपटी सतह पर खींचते हैं, चित्र बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मैप, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम इसे स्केल करते हैं, हमेशा पैमाना रखते हैं, तो उसे ही हम मैप कहेंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम स्केल नहीं करते, तो उसे हम मैप नहीं कह सकते, ठीक है, ये याद रखें। अब कितने टाइप के मैप्स होते हैं और क्या होते हैं वो देखते हैं। तो 3 टाइप के मैप होते हैं। मानचित्र के 3 प्रकार हैं। पहला क्या है, फिजिकल मैप या फिर भौतिक मानचित्र। तो जब हम पृथ्वी की जब अर्थ के नेचुरल फीचर्स बताते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ओशंस, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल मैप। जब प्राकृतिक आकृतियाँ बताते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, समुद्र, ये सारी चीज़ें, तब उसे कहते हैं हम फिजिकल मैप, ठीक है। और इसको हम रिलीफ मैप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी की सतह को बता रहे हैं कि सतह किस प्रकार है, ठीक है। तो फिजिकल मैप किसे कहते हैं याद रखें। उसका दूसरा नाम क्या है, रिलीफ मैप या फिर उच्चावच मानचित्र। अब उसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो किसका है, पॉलिटिकल मैप या फिर राजनीतिक मानचित्र। तो जब हम राजनीतिक तौर पर जो चीज़ें बनी हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को दिखाते हैं, तो उसे कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। अब इसमें ये याद रखना ज़रूरी है कि हम सिटीज़, टाउन्स, विलेज, कंट्रीज़, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें हम फिजिकल मैप पे भी दिखा सकते हैं, पर इसमें अंतर क्या है, हम इनको बाउंड्रीज से दिखाते हैं, उसको हम सीमाओं से द्वारा दर्शाते हैं, सीमाओं को भी दिखाते हैं, तब उसे हम कहेंगे पॉलिटिकल मैप। याद रखें, आपको फिजिकल मैप में भी सिटीज़ का नाम मिल जाएगा, ठीक है, स्टेट का नाम मिल जाएगा, मगर फ़र्क क्या है कि उसमें हम उसकी सीमाएं नहीं दिखाते हैं, ठीक है, हम उसकी बाउंड्रीज नहीं दिखाते फिजिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप में यही सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब उसके बाद जो तीसरा टाइप है वो थीमेटिक मैप है, थीमेटिक मानचित्र। जब हम ऐसा कोई मैप बनाएं जिसमें हम कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन, विशेष जानकारी दें, ठीक है, कोई अलग अलग जानकारी देनी है कि यहाँ पर हमें लोहा ज़्यादा मिलता है या फिर रोड है, रेनफॉल है, फॉरेस्ट है, ये सारी चीज़ें दिखाएं, एक स्पेशल थीम में बनाएं उसे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे थीमेटिक मैप। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो अब यहाँ पर है कार्डिनल पॉइंट्स, जो हमारे डायरेक्शंस हैं, जो हमारी दिशाएं हैं, कौन कौन सी प्रमुख दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। इन्हीं को हम कहते हैं
कार्डिनल पॉइंट्स या फिर प्रधान दिग्बिंदु। अब यहाँ पर इसमें जो दूसरी जो छोटी दिशाएं हैं वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, ये सारी दिशाएं हैं, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं दी गई थी। कार्डिनल पॉइंट्स की बात हो रही थी, वो सारी चीज़ें 7th में दी गई हैं। कार्डिनल पॉइंट्स प्रधान दिग्बिंदु कैसे कहते हैं, जो हमारी मेन डायरेक्शन है, जो हमारी प्रमुख दिशाएं हैं उसे। अब उसके बाद कन्वेंशनल सिंबल्स, रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं। तो जब हम मानचित्र बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि रेलवे को दिखाना हो तो इस प्रकार कुछ दिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रतीक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सभी ने मान लिए हैं, उन पर सहमति बन गई है, ठीक है, इंटरनेशनली हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसी को हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स या फिर रूढ़ प्रतीक। अब इसके बाद अब डिफरेंस देखते हैं कि मैप, स्केच और प्लान में क्या फ़र्क होता है। स्केच या फिर रेखा चित्र, अब जब हम ऐसी कोई ड्राइंग बनाएं, ऐसा कोई आरेखन बनाएं जिसको हम मेमोरी के आधार पर, अपनी याददाश्त के आधार पर और स्पॉट ऑब्जर्वेशन के आधार पर बनाते हैं, मतलब स्थानीय प्रशिक्षण के आधार पर, और इसमें हम किसका इस्तेमाल नहीं करते, स्केल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसे हम कहेंगे स्केच, ठीक है। एग्ज़ाम में ये पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि देखो पता नहीं चलेगा कि अब स्केच तो पता है, ठीक है, ऐसा होता है स्केच, मगर मूलभूत जो मेन डिफरेंस होता है स्केच और मैप में वो क्या है कि ये किस पर बेस्ड होता है, मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे, याददाश्त और हमारे स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ये याद रखना ज़रूरी है। देखो यही सारी चीज़ें मिस होती हैं। एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ तो लोगे पर पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनने वाला है, तो इसीलिए वीडियोस बने हैं, पूरे देखें, वीडियो ध्यान से देखें। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लान या फिर खाका। जब हम किसी छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर दिखाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लान या फिर खाका, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप किसे कहते हैं। तो स्मॉल स्केल, देखो अगर मेरे पास अगर कॉन्टिनेंट्स बताने हैं, अगर मुझे बड़े महाद्वीप बताने हैं, तो उसे अगर मैं मैप पर दिखाऊं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर एक पन्ने पर मैं 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर ले लूं, ठीक है, और दूसरा मैप अगर मैं बनाऊं जिसमें मैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर लूँ, हाँ, 1 सेंटीमीटर बराबर अगर मैं 500 किलोमीटर लूँ और दूसरे में मैं अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर लूँ, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो मैं बड़े क्षेत्र के लिए छोटा स्केल यूज़ कर रही हूँ, तो उसी को कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। ये मेरा क्या है, स्मॉल स्केल है, ये मेरा क्या है, लार्ज स्केल है, ठीक है। तो ये समरी थी चैप्टर 4 तक की। चैप्टर 4 ख़त्म हो चुका है एनसीईआरटी की बुक से। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस या सजेशन कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पर। टेलीग्राम पर सारे नोट्स मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम पे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन हिट कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।